नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल पर की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आगे सामने मुद्दे जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताएंगे, भारत जोड़ो यात्रा के 70 दिन होने पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है बड़ा बयान दोस्तों। इसी के साथ में एक तपस्या है भारत जोड़ो यात्रा, कौन से कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा है, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बहुत सारी रैली कराने के बाद फंस गई भारतीय जनता पार्टी, अब गुजरात के अंदर रैली कराने से कतरा रही है बीजेपी दोस्तों, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट मांगने वालों के खिलाफ होने वाली है बड़ी कार्रवाई। और इसी के साथ में गुजरात के अंदर चुनाव हारता देख प्रत्याशियों के किडनैपिंग का मामला सामने आया दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी के गृह राज्य मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। केंद्र की बीजेपी सरकार को लगा है तगड़ा झटका। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने एक के बाद एक कई इलाकों के अंदर नामांकन रैली के नाम पर प्रचंड जन समर्थन इकट्ठा करके दिखाया है दोस्तों। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी को गुजरात में फिर से तगड़ा झटका, 500 से ज्यादा कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके बारे में विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। वहीं पर बीजेपी के नेता CR पाटिल के मनाने के बावजूद नहीं माने बीजेपी के बागी नेता, गुजरात में अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ने पर डटे हुए हैं दोस्तों, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरों तो, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात की जनता इस बार परिवर्तन कर ही देगी तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। रुक करते हैं पहली और बड़ी खबर का, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के 70 दिन पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी समेत सभी लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी समेत जिसने भी ऐतिहासिक पदयात्रा में भाग लिया है वे सारे के सारे लोग बधाई के पात्र हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए और जन जन की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बढ़ रहे हैं हमारे कदम। भारत जोड़ो यात्रा लगातार जनता के बीच में उनके मुद्दे उठा रही है और हमारी ये यात्रा लगातार सफल होती जा रही है। इसी के साथ में दोस्तों एक तपस्या है भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस पार्टी के नेता JP अग्रवाल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर जाकर उन्होंने कहा कि देश में हर मामले पर आ रही गिरावट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। उनकी ये यात्रा किसी राजनीतिक लाभ या चुनाव के लिए नहीं है बल्कि देश के लोगों को जगाने के लिए है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता JP अग्रवाल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते हैं दोस्तों। ऐसे में उनकी मौजूदगी कहीं न कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साह भी बढ़ा रही है। साथ दोस्तों 3 दिन तक मध्य प्रदेश में यात्रा के साथ चलेंगे। सागर जिले से आए 300 कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, इसको लेकर जानकारी दी गई है दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट एक बार फिर से राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले वो कर्नाटका के अंदर राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलते दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक बार फिर से उनकी वापसी हुई है। इस बार महाराष्ट्र के अंदर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करते दिखाई दिए हैं। इसी के साथ में दोस्तों गुजरात असेंबली इलेक्शन को लेकर ये बड़ी अपडेट आ रही है कि पहले बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के एक के बाद एक कई सारी सभाएं आयोजित करवाई। 29 जिलों के 35 सीटों पर 2017 में भी आदित्यनाथ योगी ने बीजेपी के लिए सभा को संबोधित किया था। यहाँ तक कि हाल फिलहाल के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी तकरीबन 16 रैलियों को योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया दोस्तों। और बड़ी बात यह रही कि योगी आदित्यनाथ ने जहाँ जहाँ रैली को संबोधित किया है वहाँ केवल राष्ट्रीय मुद्दे उठाए गए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय मुद्दे उठाकर जनता के बीच में अपनी मजबूत पैठ बनाई है। और कहीं न कहीं बीजेपी को भी इसी तरीके के संकेत मिलने लगे हैं दोस्तों। भाजपाइयों ने अपने नेताओं को इसी तरीके के संदेश दिए होंगे और उसके बाद हो सकता है कि अभी तक गुजरात के अंदर आदित्यनाथ योगी की रैली बीजेपी के लोग नहीं करा रहे हैं। इसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण हो। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, JP नड्डा, राजनाथ सिंह और कई सारे नेताओं ने अपनी अपनी रैली को संबोधित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक योगी आदित्यनाथ के गुजरात में प्रचार को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो शिमला के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील करने वाले 5 कर्मियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। आपको बता दें विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने OPS यानी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कही थी, जिसके बाद कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए लोगों ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की थी। और इसके बाद बीजेपी के लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंच गए थे और अब ये माना जा रहा है कि इन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार, अगर राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हो सकता है कि इन सभी की फिर से वापसी हो जाए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन संकेत दिए हैं। वहीं पर दोस्तों गुजरात के अंदर जब से कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी का कैंपेन लॉन्च किया है, तब से आम आदमी पार्टी बैक सीट पर जाकर बैठ गई है। यानी इससे पहले आम आदमी पार्टी की चर्चा पूरे मीडिया के अंदर जोर शोर से होती थी, लेकिन जैसे ही इलेक्शन के ऐलान किए गए और अशोक गहलोत ने जिम्मेदारी संभालते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रचार को नई हवा दी है, उसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खत्म होती दिखाई दे रही है। और इस बीच आम आदमी पार्टी के सूरत ईस्ट से कैंडिडेट कंचन जारीवाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसके बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आक्रमण करते हुए कहा कि भाजपा के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होना चाहिए, चुनाव को गुंडों का इस्तेमाल करके प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने इस सीट पर इलेक्शन कैंसिल कराने की बात कही है दोस्तों। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने अपने उम्मीदवार को किडनैप करने का आरोप लगाया है। हालांकि उनके उम्मीदवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने किसी के दबाव में अपना नामांकन वापस नहीं लिया है, बल्कि मैं नहीं चाहता कि देशद्रोही पार्टी को इस सीट पर चुनाव जीतने का मौका मिले। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी को ही देशद्रोहियों की पार्टी बता रहे हैं दोस्तों। और दूसरी ओर बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के लोग आरोप
आरोप लगा रहे हैं। भाजपा इस आरोप से इनकार कर रही है, लेकिन एक बात तय है कि पहली बार इस तरीके की हरकतें देखने को मिली है कि प्रत्याशी को किडनैप करने का आरोप लगा है दोस्तों, और उसके बाद ये प्रत्याशी अपनी ही पार्टी को निशाने पर ले रहा है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताइएगा। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी की ओर से किडनैप करने का जो आरोप लगाया गया दोस्तों, अगर आप उसे दिल्ली में आ रही एक खबर से जोड़कर देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि शायद ये आरोप क्यों लगाए गए हैं। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के विधायक पर पैसा लेकर टिकट दिलाने का आरोप लगाया गया है। एनडीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शोभा खारी और उनके पति गोपाल खारी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस केस में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी के विधायक त्रिपाठी, उनके साले ओम सिंह और पीए के साथ साथ साथी प्रिंस को रंगे हाथों पकड़ा है दोस्तों। उधर बीजेपी ने विधायकों के रिश्वत लेने के मामले को लेकर केजरीवाल का लूट मॉडल बताया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के विधायक के लोग इस तरीके से पैसा लेते हुए पकड़े जा रहे हैं दोस्तों, वो भी रंगे हाथ। और गुजरात के अंदर विधायकों के किडनैप करने का आरोप लगाया जा रहा है। अगर आप इन सभी चीजों को जोड़ देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एक मुद्दे से भटकाने के लिए दूसरा मुद्दा उठाया गया है। वहीं पर आम आदमी पार्टी को गुजरात में तगड़ा झटका लगा है। सेक्रेटरी योगेश गोयल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है दोस्तों। 500 कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। यानी ऐसा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी में आम आदमी पार्टी के लोग ऐसे जाते हैं जैसे ये उनकी दूसरी ब्रांच हो। वहीं पर पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर आई है दोस्तों। दरअसल केंद्र सरकार के मंत्री अमित शाह के साथ में काम करने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। उनके खिलाफ 2009 में ज्वेलरी की 2 दुकानों में चोरी की घटना से जुड़े मामले में वारंट जारी किया गया है दोस्तों। यानी अमित शाह के सबऑर्डिनेट के रूप में काम करने वाले 2 मंत्री हैं। एक है अजय मिश्रा टेनी, जिन पर कितने गंभीर आरोप लगे हुए हैं आप लोग जानते हैं, और दूसरे हैं ये पश्चिम बंगाल से बीजेपी के नेता निशित प्रमाणिक, जिनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके के क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले ये दोनों मंत्री हैं दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने नामांकन के दौरान ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा करके राज्य के समीकरण पलट डाले हैं दोस्तों। डीसा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी संजय रबाड़ी की नामांकन की ये तस्वीर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कितनी बड़ी मात्रा में लोग उनके नामांकन के दौरान शामिल होने आए हैं दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के नादौर से प्रत्याशी हरेश बसावा के नामांकन रैली के दौरान पूरे का पूरा ये रोड जाम हो रखा है। दूर दूर तक केवल लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके की कांग्रेस पार्टी के नेता अपने स्तर पर ही नामांकन कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इस नामांकन में कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है कांग्रेस पार्टी का। अगर कोई केंद्रीय नेतृत्व होता तो मानते कि इस तरीके की रैली आ रही है, लेकिन अपने ही नाम पर स्थानीय प्रत्याशी इतना ज्यादा जन समर्थन इकट्ठा कर ले रहे दोस्तों। वहीं पर थराद विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गुलाब सिंह राजपूत की नामांकन रैली की तस्वीरें भी सामने आई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जन सैलाब उमड़ कर आया है। साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर बागी प्रत्याशियों को भी अपने साथ में लाने के प्रयास में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जुट गई है दोस्तों। दरअसल क्योंकि हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है तो यहाँ पर वोटों के अंतर भी बहुत कम होने वाले हैं, और सीटों का अंतर भी अगर कम होता है और काफी नेक टू नेक फाइट होती है तो निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं उनके सीटों पर काफी क्रूशल मुकाबला हो जाएगा। और अगर वो लोग निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं तो जो पार्टी उन सारे विधायकों को, जो बागी विधायक होंगे, उनको साथ देगी, वही अपनी सरकार बना पाएगी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के साथ साथ बीजेपी ने भी बागी प्रत्याशियों को अपने साथ में लाने का पूरा प्रयास शुरू कर रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन सीटों को गहन से अध्ययन किया जा रहा है जहां पर बागी उम्मीदवार काफी मजबूत है, और उस सीट के बागी उम्मीदवार को अपने साथ में लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों बीजेपी ने लाइन लगाकर काटे कई सारे दिग्गज नेताओं के टिकट। एपी न्यूज के सी वोटर सर्वे में जब जनता से ये पूछा गया कि क्या बीजेपी ने जो टिकट काटे हैं उससे भाजपा को फायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा, तो लोगों ने अपना बयान दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि 42% लोग कहते हैं कि इससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, जबकि 48% लोगों का यह दावा है कि इससे भाजपा को नुकसान होगा, और जबकि 10% लोग कहते हैं कि नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर कल तक गाड़ियों पर थी उद्धव ठाकरे की तस्वीरें। शिंदे गुट ने रातों रात पोस्टर बदल डाले। मुख्यमंत्री रोजगार स्कीम के तहत राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे 50 से अधिक बेरोजगार युवकों के टेम्पो का वितरण करने वाले हैं। पहले इन टेम्पो पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और महाविकास अघाड़ी से जुड़े हुए नेताओं की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे फाड़कर हटाते हुए शिंदे और फडणवीस की तस्वीर लगाई गई है। वहीं पर वडोदरा के वाघोडिया सीट से बीजेपी के 6 बार के एमएलए रहे मधु श्रीवास्तव ने बगावती तेवर दिखाते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया था दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी ने सीआर पाटिल को उनसे बात करने के लिए भेजा था। हालांकि सीआर पाटिल बात करने जरूर पहुंचे लेकिन मना नहीं पाए, और उसके बाद मधु श्रीवास्तव ने फिर से अपना तेवर दिखाते हुए कहा कि वो फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनसे जो वादे किए गए हैं ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल वादे नहीं है। कुल मिलाकर भाजपा जो कोशिश कर रही है कि सारे लोगों को मना लिया जाए, लेकिन बागी नेता मानने को तैयार नहीं है। वहीं पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा 8 साल में कर्ज माफ, पूंजीपतियों का 9,15,697 करोड़ रुपए, किसानों का 0 रुपए, मित्रों पर देश का पैसा लुटाना और अन्नदाताओं को अलग अलग तरीके से डराना, ये है प्रधानमंत्री की पंचकील पॉलिसी। वहीं दोस्तों बैलगाड़ी में महारैली, वघोटिया सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने महंगाई के विरोध में रैली निकाला।
का नामांकन भी पर्चा दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि सत्यजीत गायकवाड़ ने हाथ में तीर कमान लेते हुए मोर्चा निकाला है और महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया है। बड़ी बात यह है कि वाघोडिया सीट से बीजेपी के बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। मधु श्रीवास्तव और भाजपा के अपने भी उम्मीदवार हैं, तो इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत सकता है। देखते हैं सत्यजीत गायकवाड़ को जनता कितना समर्थन देती है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने 37 अन्य नेताओं के लिस्ट जारी कर दी है दोस्तों, यानी 37 उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम जो है वो है बायार सीट पर शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला जो चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर मटर सीट से संजय भाई पटेल को मैदान में उतारा गया है। गोधरा सीट से रश्मिता बेन को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पर गांधीनगर नॉर्थ से वीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा गया है दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं पर दाव चला है। देखते हैं जनता इनका कितना समर्थन करती है। साथ साथ चित्तौड़गढ़ के अंदर बीजेपी के थप्पड़ मार सांसद के खिलाफ भीम आर्मी ने खोला मोर्चा, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। अनुसूचित जाति जनजाति सहित भीम आर्मी ने बीजेपी के सांसद सीपी जोशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को लेकर आवाज तेज कर दी है। सीपी जोशी थप्पड़ पड़कर मामले में आम आदमी पार्टी के विरोध के बाद अब अनुसूचित जनजाति और जाति सहित भीम आर्मी के नेताओं ने भाजपा के सांसद सीपी जोशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को लेकर आवाज उठाई है। भीम आर्मी चित्तौड़गढ़ के जिला अध्यक्ष संजय लोट ने नारकोटिक्स विभाग प्रतापगढ़ कार्यालय में भ्रष्टाचार की सूचना पर सांसद सीपी जोशी के द्वारा संविदा कर्मी को थप्पड़ मारकर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है दोस्तों। वहीं पर गुजरात के भरूच सीट पर काफी इंटरेस्टिंग मामला हो गया है। बाप बेटे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। छोटू बसावा और उनके बेटे महेश बसावा मैदान में है और बड़ी बात यह है कि 25 अन्य लोग भी चुनावी मैदान में उतरे हुए दोस्तों, तो काफी ज्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ साथ बंगाल के खबरों से ये पता चला है कि टीएमसी की शिकायत पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी पर केस दर्ज किया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने अभिषेक बनर्जी के बेटे के तीसरे जन्मदिन के आयोजन में 500 से अधिक पुलिस कर्मियों और बम निरोधक दस्ता आदि तैनात करने का आरोप लगाया था और इसी मामले पर गलत तथ्य देने के मामले पर कार्रवाई की जा रही है दोस्तों। वहीं पर यूपी के खतौली से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार अभी तक ऐलान नहीं किया है, लेकिन क्योंकि आरएलडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है तो आरएलडी के ही प्रवक्ता अभिषेक चौधरी गुर्जर ने पार्टी छोड़ दी है। उपचुनाव के दौरान बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उनको कौन सा बड़ा पद दे दिया जाएगा। साथ साथ एमसीडी के चुनाव में बीजेपी के लिए सिरदर्द बने बागी 2 दर्जन से ज्यादा वार्डो के समीकरण बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। कई कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो नॉमिनेशन वापस ले ले। दरअसल भाजपा के ये सारे नेता हैं जो बागी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हुए दोस्तों। वहीं पर 2017 में 19,000 वोटों से वडगांव की सीट जिग्नेश मेवाड़ी ने जीत ली थी और उसके बाद उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर भी यहाँ पर बम्पर वोटों के साथ वो चुनाव जीतेंगे। हालांकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था और वडगांव की सीट पर निर्दलीय तौर पर मैदान में उतर गए थे जिग्नेश मेवाड़ी और जनता ने जबरदस्त जन समर्थन भी किया था दोस्तों। इस बार क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पार्टी सिंबल लेकर उतरे हैं तो ये लड़ाई उनके लिए और ज्यादा आसान दिखाई पड़ेगी। वहीं पर बिहार में अगले साल फरवरी से शुरू हो जाएगी जातीय जनगणना। नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में यह ऐलान किया गया है। बिहार में अगले साल फरवरी से जातीय जनगणना शुरू की जाएगी। नीतीश सरकार कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है दोस्तों। आपको बताते चले कि बिहार में अगले साल यानी 2023 में जातीय जनगणना शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। मंगलवार को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल की बैठक में इस मुद्दे पर मोहर लगा दी गई है। वहीं पर सावली विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने कुलदीप सिंह रॉयल जी को मैदान में उतारा है दोस्तों, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उनके समर्थकों ने जश्न मनाया है। काफी ज्यादा रॉकेट और पटाखों का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्त उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। सावली सीट पर किस तरीके के चुनावी नतीजे रहेंगे आप तक पल पल की सारी बड़ी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। वहीं पर गुजरात में जगह जगह लगे भूलता नहीं के बैनर पोस्टर। गुजरात के लोगों की उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इस तरीके के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें केवल एक शब्द लिखा गया है, भूलता नहीं। ये बैनर जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर सभी सरकारी ऑफिस के मुख्य गेट पर लगाए गए दोस्तों। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जनता के बीच में इस तरीके की मैसेजिंग करने की कोशिश कर रही है। वहीं पर बेहद दिलचस्प होने वाला है मैनपुरी के लोकसभा का चुनाव। अखिलेश यादव के साथ में आखिरकार साथ आ गए चाचा शिवपाल। अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि चाचा शिवपाल ने डिम्पल यादव का समर्थन करने का फैसला लिया है। शिवपाल यादव सैफई में अपने कार्यकर्ताओं को डिम्पल यादव के लिए प्रचार करते कहते दिखाई दिए। यानी अब मैनपुरी के उपचुनाव में यादव परिवार एकजुट होता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है और रघुराज शाक्य मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के चेले बताए जाते हैं। यानी इन दोनों नेताओं को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं रघुराज शाक्य। सपा का कहना है कि शिवपाल यादव हमारे साथ में है और इसीलिए हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि मैनपुरी के अंदर 4.5 लाख के आसपास यादव वोट है, 3.25 लाख के आसपास शाक्य वोट है, 2.5 लाख के आसपास ठाकुर वोट है। तो इस सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार एक ही शर्त पर जीत सकता है अगर यादव वोट बढ़ जाए। लेकिन क्योंकि शिवपाल यादव साथ में आ गए दोस्तों तो यादव वोट एक मुश्त पड़ेंगे, इसमें अब ज्यादा कोई दोहराई बची नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद इस
सीट पर अखिलेश यादव और उनके परिवार के साथ में सिंपैथी है लोगों की, तो ये सीट आसानी से समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाएगी। साथ साथ मैनपुरी के रण में बीजेपी के प्रत्याशी भी मुलायम सिंह यादव की लीगेसी को अपने साथ में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए मुलायम सिंह यादव के अंत्येष्टि स्थल पर जाकर उन्होंने माथा टेका है और मुलायम सिंह यादव को लेकर जमकर तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें भी पता है कि अगर यादव वोट उनके पक्ष में नहीं पड़ेगा तो किसी भी कीमत पर मैनपुरी की सीट पर वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हालांकि ये यादव परिवार का गढ़ है दोस्तों, और ऐसे में बीजेपी का चुनाव जीतना यहाँ पर लगभग असंभव है। वहीं पर गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रचार से अलग थलग कर दिए गए शशि थरूर, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि पार्टी को लगा कि मैं उनको ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाऊंगा, इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। मैं उनके इस फैसले का सम्मान करता हूं। वहीं पर हेट स्पीच मामले को लेकर आजम खान को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। हेट स्पीच मामले में सपा के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका के औचित्यहीन होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। तो कुल मिलाकर अभी भी उनकी समस्याएं बढ़ी हुई है दोस्तों, और उनको रामपुर के चुनाव में वापस से उतरना पड़ेगा। उपचुनाव रामपुर की सीट पर भी होंगे, इसी तरीके के संकेत मिलने लगे हैं। वहीं पर गहलोत और पायलट के बीच में सियासी घमासान के बीच अजय माकन ने छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी राजस्थान प्रभारी का पद। अजय माकन ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें 25 सितंबर को गहलोत गुट के विधायकों की बगावत और उस पर एक्शन नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया गया। दोस्तों उन्होंने लिखा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान आ रही है। 4 दिसंबर को उपचुनाव होने वाला है राजस्थान के अंदर, ऐसे में राजस्थान का नया प्रभारी नियुक्त किया जाना जरूरी है। उन्होंने बताया है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसी को लेकर मैं अपनी नाराजगी जाहिर करता हूं। इससे पहले सचिन पायलट ने भी इस मामले पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से कहा था कि आप लोग जल्द कार्रवाई करिए। हालांकि उनकी तरफ से भी अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गुजरात के चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही साथ सरदार शहर राजस्थान के उपचुनाव की सीट है दोस्तों, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। 5 दिसंबर को मतदान होने वाला है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में ही सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने पूर्व विधायक अशोक कुमार पिंचा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने दिवंगत भंवर लाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। 2008 के विधानसभा चुनाव में अशोक कुमार पिंचा बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। 2013 और 2018 के चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर अशोक पिंचा को मैदान में उतारा था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी को पता है कि क्योंकि यहाँ पर सिंपैथी वोट होगा, लोग भंवर लाल शर्मा के निधन के कारण उनके बेटे के प्रति संवेदनशीलता दिखाएंगे और उनको वोट करेंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं के परिवार के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। उनके बेटे को ही जिम्मेदारी दी गई है। साथ साथ गहलोत पायलट के बीच में घमासान की बड़ी बातें की जा रही है दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी को अनिल तो बीजेपी को अशोक पर भरोसा, लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी खेल बिगाड़ सकती है। आपको बता दें कि आरएलपी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और आरएलपी तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर यहाँ पर काम करती है दोस्तों। इस बार उनको कितने वोट मिलेंगे ये तो एक चर्चा का विषय रहेगा। जो भी अपडेट इससे जुड़ी हुई आती रहेगी आपसे लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पहली बार उनकी ओर से ये घोषणा कर दी गई है, यानी अब वो प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए सबसे पहले प्राइमरी के इलेक्शन में रन करेंगे। वहाँ पर अपने प्रतिद्वंदियों को चुनौती देंगे और अगर वो जीत जाते हैं तो जॉय बिडेन के साथ में उनका मुकाबला होगा। अमेरिका से जुड़ी हुई ये भी पल की सारी बड़ी अपडेट आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। वहीं पर जेपी अग्रवाल के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ साथ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आरएसएस से कहा है कि वो सिखों के मामले में अनावश्यक दखल न दे। आपको बता दें कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मंगलवार को मांग की है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी सिखों के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। शीर्ष गुरुद्वारा निकाय के स्थापना दिवस पर इसके महासचिव गुरु चरण सिंह ग्रेवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखे पत्र में कहा है कि बड़े बलिदानों के बाद एसपीजीसी अस्तित्व में आया और इसकी स्थापना के लिए शुरू किए गए संघर्ष ने देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। ग्रेवाल ने आरोप लगाया है कि ये दुखद है कि बीजेपी की नित केंद्र सरकार और भाजपा के नेता एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मामले में जटिल समस्या उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों दिल्ली के गुरुद्वारे में जो संस्थानें चल रही है, जो कमेटियां बनी हुई है, उसमें बीजेपी का डोमिनेशन देखने को मिलता है और यही बड़ा कारण है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से इशारों में आरएसएस और बीजेपी को इस तरीके के हस्तक्षेप से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की छात्र सभा ने कानपुर के कुलपति का पुतला फूका है, मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। अब ये लड़ाई समाजवादी पार्टी छात्र सभा की पर्सनल लड़ाई बन चुकी है। बुधवार को कानपुर के विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोला गया है, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, पुतला तक फूका गया है। छात्र सभा ने विश्वविद्यालय में फैले भ्रष्टाचार को लेकर ये विरोध किया है दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के हलकों में रिकॉर्ड वोटिंग से चकराए हैं सियासी गणितज्ञ। भाजपा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों के विधानसभा क्षेत्रों में रिकॉर्ड वोटिंग से सियासी गणित काफी ज्यादा पेचीदा बन चुका है। हिमाचल प्रदेश को लेकर ये बड़ी अपडेट आती है। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। जुड़े
रहने के दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।